साल 1924 में 24 जनवरी को समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में जन्मे कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कर्पूरी ठाकुर के जीवन के बारे में, और आज हम यह भी जानेंगे कर्पूरी ठाकुर कौन थे, उनकी ईमानदारी के ऊपर भी चर्चा करेंगे, उनके सहज जीवन शैली के बारे में भी बात करेंगे, कर्पूरी ठाकुर होने की कहानी भी बताएंगे, भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान के बारे में भी चर्चा करेंगे। साल 1952 की पहली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा के चुनाव कभी नहीं हारे। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब वो मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था, ना तो पटना में ना ही अपने पौतृक घरों में वो 1 इंच जमीन जोड़ पाए थे। बात कर लेते हैं उनकी ईमानदारी पर। जब करोड़ों रुपए के घोटाले में आए दिन नेताओं के नाम उछल रहे होते थे तो उस जगह पर कर्पूरी जैसे नेता भी हुआ करते थे। विश्वास नहीं होता, उनकी ईमानदारी के कई किस्से आज भी बिहार में आपको सुनने को मिलते हैं। उनसे जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके रिश्ते में उनके बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए और कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर उन्होंने दिया और कहा, जाइए अस्तूरा आदि खरीद लीजिए और अपने पुश्तैनिक धंधा आरंभ कीजिए। एक दूसरा उदाहरण है, कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री बने तो अपने बेटे रामनाथ को खत लिखना नहीं भूले। इस खत में क्या था, इसके बारे में रामनाथ कहते हैं, पत्र में 3 ही बातें लिखी हुई थी। तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लोभ लालच देगा तो उस लोभ में मत आना, मेरी बदनामी होगी। रामनाथ ठाकुर इन दिनों भले ही राजनीति में हो और पिता के नाम का फायदा भी उन्हें मिला हो, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में उन्हें राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। प्रभात प्रकाश ने कर्पूरी ठाकुर पर महान कर्मयोगी जननायक कर्पूरी ठाकुर नाम से 2 खंडों की पुस्तक प्रकाशित की है। इसमें कर्पूरी ठाकुर पर कई दिलचस्प स्मरण शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के गद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने स्मरण में लिखा, कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी को देखते हुए देवीलाल ने पटना में अपने एक हरियाणवी मित्र से कहा था, कर्पूरी जी कभी आपसे 5-10 हजार रुपए मांगे तो आप उन्हें दे देना, वह मेरे ऊपर आपका कर्जा रहेगा। बाद में देवीलाल ने अपने मित्र से कई बार पूछा, भाई कर्पूरी जी ने कुछ मांगा? हर बार मित्र का जवाब होता था, नहीं साहब, वे तो कुछ मांगते ही नहीं। कुछ सहज जीवन शैली के बारे में चर्चा करते हैं। कर्पूरी जी का वाणी पर कठोर नियंत्रण था। वे भाषा के कुशल कारीगर थे। उनका भाषण ओजस्वी, उत्साहवर्धक तथा चिंतन परक होता था। कड़वा से कड़वा सच बोलने के लिए वे इस तरह के शब्द और वाक्यों का व्यवहार में लाते थे जिसे सुनकर प्रतिपक्ष तिलमिला उठता था, लेकिन यह नहीं कह पाता था कि कर्पूरी जी ने उसे अपमानित किया है। उनकी आवाज बहुत ही खनकदार और चुनौतीपूर्ण होती थी, लेकिन यह उसी हद तक सत्य और संयम और संवेदना से भरपूर होती थी। कर्पूरी जी को जब कोई गुमराह करने की कोशिश करता था तो वो जोर से झल्ला उठते थे और क्रोध से उनका चेहरा लाल हो उठता था। ऐसे अवसरों पर वे कम ही बोल पाते थे, लेकिन जो नहीं बोल पाते थे वह सब उनकी आंखों में साफ साफ झलकने लगता था। फिर भी विषम से विषम परिस्थितियों में भी शिष्टाचार और मर्यादा का लक्ष्मण रेखाओं का उन्होंने कभी उल्लंघन नहीं किया। सामान्य, सरल और सहज जीवन शैली ही हिमायती कर्पूरी ठाकुर जी को प्रारंभ से ही सामाजिक और राजनीतिक अंत विरोधों से जूझना पड़ा। ये अंत विरोध अनोखे थे और विघटनकारी भी हुआ। यहाँ की आजादी मिलने के साथ ही सत्ता पर कांग्रेस काबिज हो गई। बिहार में कांग्रेस पर ऊंची जातियों का कब्जा था। ये ऊंची जाति सत्ता का अधिक से अधिक स्वाद चखने के लिए आपस में लड़ने लगी। पार्टी के बजाय इन जातियों के नाम पर वोट बैंक बनने लगा। सन 1952 के प्रथम में आम चुनाव के बाद कांग्रेस के भीतर की कुछ संख्या बाहुल पिछड़ी जातियों ने भी अलग से एक जुट बना डाला, जिसका नाम रखा गया त्रिवेणी संघ। अब यह संघ भी उस महानाटक में सम्मिलित हो गया। शीघ्र ही इसके बुरे नतीजे सामने आने लगे। कर्पूरी जी ने न केवल इस परिस्थिति का डटकर सामना किया, बल्कि इन परिस्थितियों का जमकर भांडाफोड़ भी किया। देश भर में कांग्रेस के नेता और भी कई तरह की बुराइयां पैदा हो चुकी थी, इसलिए उसे सतयुद्ध करने के लिए सन 1967 के आम चुनाव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में गैर कांग्रेसवाद नारा दिया गया। कांग्रेस पराजित हुई और बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। सत्ता में आम लोग और बिछड़ों ने भागीदारी बढ़ी दी। कर्पूरी जी उस सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। उनका कद ऊंचा हो गया। राजनीतिक सत्ता पर बिछड़ा वर्ग को निर्णायक बढ़त हासिल हुई थी। उन्हें तब और ऊंचाई मिली जब वे 1977 में जनता पार्टी की विजयी के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने। हुआ यह था कि 1977 के चुनाव में पहली बार राजनीतिक सत्ता पर बिछड़ा वर्ग को निर्णायक बढ़त हासिल हुई थी, मगर प्रशासन
प्रशासन तंत्र पर उनका नियंत्रण नहीं था, इसलिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग जोर शोर से की जाने लगी। कर्पूरी जी ने मुख्यमंत्री की हैसियत से उक्त मांग को संविधान के सम्मत मानकर एक फार्मूला निर्धारित किया और काफी विचार विमर्श के बाद उसे लागू भी कर दिया। इस पर पक्ष और विपक्ष में थोड़ा बहुत हल्ला भी हुआ। अलग अलग समूहों ने एक दूसरे पर जातिवाद होने का आरोप भी लगाया, मगर कर्पूरी जी का व्यक्तित्व निरापद रहा। उनका कद और भी ऊंचा हो गया। अपनी नीति और नीयत की वजह से वे सर्व समाज के नेता बन गए। कर्पूरी के कर्पूरी ठाकुर होने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। वरिष्ठ नारायण सिंह लिखते हैं, समाजवादी नेता रामनंदन मिश्रा का समस्तीपुर में भाषण होने वाला था, जिसमें छात्रों ने कर्पूरी ठाकुर से अपने प्रतिनिधि के रूप में भाषण कराया। उनके ओजस्वी भाषण को सुनकर मिश्रा ने कहा कि यह कर्पूरी नहीं कर्पूरी ठाकुर है और अब इसी नाम से तुम लोग इसे जानो, और तभी से कर्पूरी ठाकुर हो गए। कर्पूरी ठाकुर का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो जन्मतिथि नहीं लिख कर रखते और ना ही फूल की थाली बजाते। 1924 में नाई जात के परिवार में जन्मे कर्पूरी ठाकुर की जन्मतिथि 24 जनवरी 1924 मान ली गई। स्कूल में नामांकन के समय उनकी जन्मतिथि 24 जनवरी 1924 अंकित है। बेदाग छवि के कर्पूरी ठाकुर आजादी से पहले 2 बार और आजादी मिलने के बाद 18 बार जेल गए। दोस्तों, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अन्य अलंकारों के समान इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 1955 में जोड़ा गया। तत्पश्चात 14 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर जी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है और वह भी रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। इसके पश्चात भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी प्राप्त हुआ है। यह उनको भारत को समर्पित अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक जीवन के लिए दिया गया है। पहला भारत रत्न 1954 में दिया गया। कर्पूरी ठाकुर राजनीति में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक चालों को भी समझते थे और यह समाजवादी खेमे के नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को भी वे सरकार बनाने के लिए लचीला रुख अपनाकर किसी भी दल से गठबंधन कर सरकार बना लेते थे। लेकिन अगर मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो गठबंधन तोड़कर निकल भी जाते थे। यही वजह है कि उनके दोस्त और दुश्मन दोनों को ही उनके राजनीतिक फैसलों के बारे में अनिश्चितता बनी रहती थी। कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। दोस्तों, आपको इनकी जीवन के जर्नी में आपको क्या क्या सीखने को मिला, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।